अब देखिए, हमने सरकार के 3 अंग पढ़े। एक अंग पढ़ा जिसका नाम है आपके क्या? विधायिका या लेजिस्लेचर कहते हैं। एक अंग पढ़ा जिसका नाम है आपके कार्यपालिका और एक अंग हमने पढ़ा जिसका नाम है न्यायपालिका। हमने कहा था कि इन तीनों में शक्तियों का पृथक्करण किया हुआ है और सबकी अपनी-अपनी शक्तियाँ हमने बाँट रखी है। ये सारी बातें हमारे मन में क्लियर है। सबका अपना-अपना काम। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है? उसको लागू करना। न्यायपालिका का काम है उसकी व्याख्या करना कि वो सही है या नहीं है। हमने सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई लिख ली है पूरी। अब हम एक केस के ज़रिए समझते हैं कि ये तीनों आखिर काम कैसे करती है। इसको समझना मैं आराम से आपकी क्लास के स्तर के ऊपर ही रह के बात करूँगा, उससे बाहर नहीं जाऊँगा। जितना आप समझ पा रहे हो उतनी ही चीज़ों को मैं समझाऊँगा आपको कि आखिर आरक्षण वाला मामला हमारे देश में है क्या? शुरुआत कहाँ से हुई और फिर कैसे इन तीनों में आपस में छोटे-मोटे कोई विवाद थे या 2 में विवाद थे, तीसरे में नहीं था, तो क्या था वो मामला? उसको पूरे को देखते हैं। समझना पूरी बात को, इंटरेस्टिंग है, कहानियाँ भी साथ-साथ में चलेंगी। अब देखो, हम बात करें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। अब और इसके साथ में एक मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारा, उस मुद्दे को कहते हैं हम आपके क्या? आरक्षण या अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं आपके? रिज़र्वेशन। समझना इसको, कि आखिर है क्या मामला? सबसे पहले तो एक थोड़ी-सी बात 9th क्लास के स्तर पे आरक्षण के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए ऐसा है कि आरक्षण की जब भी बात हमारे देश में आती है, तो हम 2 चीज़ों के आरक्षण की बात यहाँ पर करते हैं। बात भी क्यों करते हैं वो भी समझाता हूँ, लेकिन 2 चीज़ों के आरक्षण की बात करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने कहा कि हमारे देश में आरक्षण देना पड़ेगा। एक आरक्षण देंगे हम आपके कहाँ पे? सरकारी जो नौकरी है, उसके अंदर देंगे या सार्वजनिक पद भी कह सकते हो या सरकारी नौकरी कह सकते हो, उसमें देंगे। दूसरा आरक्षण हम देंगे आपके कहाँ पे? सरकार में भागीदारी का। सरकार में भागीदारी से मेरा मतलब है यहाँ आरक्षण मिलेगा आपको कौन-सी सभा में? लोकसभा में और राज्यों की अपनी विधानसभाएँ तो उन राज्यों की विधानसभाओं के अंदर। ये 2 ही स्तर होते हैं आरक्षण के। या तो सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे या सरकार की भागीदारी मतलब सरकार जो चला रहे हैं लोग, जो सरकार को चलाने की प्रक्रियाएँ कर रहे हैं लोग, उनमें से कुछ ऐसे लोगों को बैठाना जो कि निचले वर्ग के लोग हैं या समाज में प्रताड़ित वर्ग के लोग हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है, पहले तो बात आरक्षण ही क्यों देना चाहिए और ऐसा सरकारी में ही क्यों किया गया? तो कारण है इसके पीछे कि उन लोगों को साथ में सामाजिक न्याय करना था। क्या करना था? सामाजिक न्याय। जो समाज के अंदर उन लोगों के साथ में एक बड़े स्तर पे भेदभाव चल रहा था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए ये ज़रूरी था कि उन सभी लोगों को सरकार की भागीदारी में लेकर आए, सरकारी नौकरियों में लेकर आए, ताकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मुख्य समाज या मुख्य धारा के साथ में क्या कर सके अपने आप को जोड़ सके। वो भी जोड़ सके और मुख्य धारा वाला जो समाज है, वो भी उनको अपने साथ में लेकर चल सके। यही नीति थी। क्यों दिया? क्योंकि एक तो ये शिक्षक शैक्षिक रूप से पूरे पिछड़े हुए थे सारे के सारे लोग, दूसरा सामाजिक रूप से भी पूर्ण रूप से पिछड़े हुए थे। जब व्यक्ति शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, तो ये बात तय है कि आर्थिक रूप से भी लगभग वो क्या हो गया आपके पिछड़ा हुआ। लेकिन शुरुआत में आर्थिक कारण नहीं थे। कारण था केवल और केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से लोगों को आगे लेकर आना। और इसमें कोई गलत नहीं था उस समय की अगर मांग को देखें तो। यदि कोई वर्ग कमज़ोर है, कोई वर्ग समाज से प्रताड़ित है, कोई वर्ग शोषित है, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने वही प्रयास किया। कहा कि एक तो हम सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, दूसरा सरकार की भागीदारी में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लोकसभा के अंदर कुछ सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित है, कुछ सीटें एसटी के लिए। उन्हें क्या कहते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। याद है आप लोगों को? वेरी गुड। 84 सीट्स जो थी वो किसके लिए थी? एससी के लिए और 47 सीट्स किसके लिए थी? एसटी के लिए। तो वो पहले से आरक्षित है। ठीक है, ये मामला तो हो गया। यहाँ पे इसका हमने पढ़ लिया, ये ठीक है। इस पे ज़्यादा कोई विवाद अभी तक हुए नहीं है, 2 ही चीज़ें, एक एससी के लिए रिज़र्व्ड है और एक एसटी के लिए। ये केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने हिसाब से रिज़र्व कर लिया, राज्यों को कहा जितनी तुम्हारी जनसंख्या है उसके हिसाब से तुम तुम्हारी सीटें रिज़र्व कर लो। जैसे राजस्थान में भी कुछ सीटें की हुई। हम अब बात करने वाले हैं, इन तीनों को समझने वाले हैं कि आखिर सरकारी नौकरी के अंदर जो आरक्षण वाली बात आ जाती है, उसमें क्या मामला था? तो मैं आज़ादी से शुरू करता हूँ, एक-एक करके टाइमलाइन पे हम सारे आते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ और मैं बात करूँ कि हमारा संविधान कब लागू होता है आपके 1950 में। तब भी ये कह दिया गया था, संविधान की भी बात करें तो भाग 2 का भी अनुच्छेद 16, चलो अनुच्छेद 16 के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि उसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है वो समानता करेगी सभी के साथ, लेकिन
अगर सरकार कुछ ऐसे नियम बनाना चाहती है जिसमें कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग, उनको मुख्य धारा में लाना है, तो उनके लिए कोई विशेष बंदोबस्त सरकार कर सकती है। सरकार को लगा वर्तमान में विशेष बंदोबस्त क्या है कि इनको आरक्षण दे दिया जाए, तो धीरे धीरे अपने आप वो उस नौकरियों के अंदर आते रहेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे नौकरी में जाएंगे, सरकार में भागीदारियां उनकी बढ़ेंगी, वैसे वैसे अपने समाज को भी वो आगे लेकर आते जाएंगे और मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब ये तय किया गया कि ये जो सरकारी नौकरी है, इस सरकारी नौकरी के अंदर केंद्र स्तर पर, ठीक है, मैं यहाँ केंद्र स्तर की बात कर रहा हूँ, पूरी सरकारी नौकरी के अंदर हम आरक्षण देंगे। आरक्षण क्यों देंगे? क्योंकि देखिए सारे लोगों की रेस की लाइन एक है ही नहीं, रेस की लाइन सबकी अलग अलग है। एक वो व्यक्ति है, जैसे एक आप यहाँ बैठ के 9वीं क्लास पढ़ रहे हो, और एक आप ही के समकक्ष व्यक्ति है, कोई यहाँ से बॉर्डर के किसी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है बच्चा, तो शायद उसको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे जितनी आपको यहाँ पर मिल पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस मिल पा रही है, डिजिटल बोर्ड है, बहुत 50 चीजें आप यहाँ समझ पा रहे हो, लेकिन वहां उसको वो सुविधा नहीं है। फिर मैं दोनों को एक ही परीक्षा में बैठा दूं और कहूँ दोनों बराबर स्कोर करो, क्या ये हो पाएगा? थोड़ा दिक्कत है उस बच्चे के लिए, वो चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ तो उसमें गलत क्या है? फिलहाल के लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। तो आरक्षण की बात करें अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण की, तो उस समय संविधान लागू हुआ तब कहा गया कि भैया देखिए, दो ऐसी जातियां हमारे देश में, क्योंकि जाति के आधार ही है हमारे समाज में, भेदभाव का आधार ही जाति है, और जाति के आधार पे ही कहा गया कि ऐसी दो जातियां हैं जो सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई है और शैक्षिक रूप से भी पिछड़ी हुई, मतलब एजुकेशन में भी बैकवर्ड है। तो कहा गया एक तो है एससी और दूसरी है आपके क्या, एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये नाम दिए गए उनको। ऐसी कास्ट जो शेड्यूल में आती है, शेड्यूल्स में लिखी हुई है, इसका मतलब है कि वो जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है और शैक्षिक रूप से भी पिछड़ी हुई है, इनको आरक्षण दे दो सरकारी नौकरियों में। और दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स, जनजातियों की हालत तो आज भी आप देख सकते हो कि वर्तमान में भी वो जनजाति बहुत ज्यादा उभर के सामने नहीं आई। कुछ ही लोग उनमें से आए हैं, मुख्य धारा के अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आबादी का अभी भी वनों में निवास करता है या फिर ऐसी चीजों में निवास करता है जहां पे गरीबी, स्वास्थ्य की बीमारियां वगैरह ऐसी हजारों चीजें उनको आज भी झेलनी पड़ रही है। तो कहा कि कितना आरक्षण दिया जाए, तो कहा ऐसा करो, इनकी जनसंख्या के हिसाब से 15% आरक्षण इनको दे दो और इनकी जनसंख्या के हिसाब से 7.5% आरक्षण इनको दे दो। कितना हो गया? 15 और 7.5 को अगर हम मिला ले तो पूर्ण रूप से कितना आरक्षण हो जाता है? 22.5% आरक्षण। यानी कि अगर 100 सीट आती है, ठीक है, तो उनमें से लगभग 22 से 23 सीट जो है वो इन लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। यानी उन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के लोग ही आएंगे, उन पे एससी और एसटी के लोगों का ही आपस में मुकाबला होगा, उस पे दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। आई बात समझ में? उस पे दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, उनमें सिर्फ और सिर्फ एसटी और एसटी के लोग ही भरे जाएंगे खाली। तो ऐसे करके आरक्षण दे दिया हमारे यहाँ पे देश में। ये आरक्षण की बात यहाँ पे चल गई और मामला बढ़ता रहा आगे। इस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता ही है, ठीक है। मतलब 1950 के बाद जब पहले इलेक्शन हुए तब से कांग्रेस की सरकार लगातार चली आ रही थी। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ इस मामले का। 1950 के बाद में कुछ ऐसे हालात बने, जैसे कि पहले इलेक्शन लगभग आपके 1951-52 में हुए थे। वैसे 52 के इलेक्शन कहा जाता है, हुए तो 51 के एंडिंग से शुरू थे, 52 फरवरी तक चले थे। पहले इलेक्शन हुए, कांग्रेस जीत गई, मामला बहुत अच्छे से जीता कांग्रेस ने। जस्ट 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं वापस 1957 में, कांग्रेस फिर जीत गई, एकदम टॉप पे, कांग्रेस का मामला और ज्यादा बढ़िया हो गया। राज्यों में भी कांग्रेस जीत रही है, केंद्र में भी कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि उस समय सारे लोग कांग्रेस पार्टी को जानते थे, इतना दूसरी पार्टी से कोई लेना देना था नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी कांग्रेस पार्टी थी। तीसरे इलेक्शन हुए 1962 में, फिर कांग्रेस पार्टी जीत गई और फिर बहुत अच्छे खासे बहुमत से आई। अब तीनों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। अब कुछ पार्टियां ऐसी थी जो विपक्ष में थी, उनके दिमाग में था कि कांग्रेस को हराया कैसे जाए, तो लगातार जीते जा रही है। फिर एक साल आता है 1964, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? नेहरू जी की मृत्यु। नेहरू जी की मृत्यु हुई, नेहरू जी की जगह भाई किसको बनाया जाए, तो लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया। वो सब उन्होंने तय किया, क्या था वो बात की कहानी, उन्होंने बना दिया लाल बहादुर शास्त्री को। वो आपके कार्यवाहक थे, ठीक है, लेकिन बनाया किसको था? लाल बहादुर शास्त्री को। शास्त्री जी बने, साल 2 साल भर तक शास्त्री जी रहे, फिर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और बात आ जाई फिर आपके 1966 में कि भाई अब किसको बनाया जाए। तो सबको लगा कि शायद इंदिरा गांधी एक अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो सरकार चला लेगी, और कई कांग्रेस में दिग्गज लोग थे, उनको भी लगा कि भाई इंदिरा गांधी का मामला ठीक है,
तो इंदिरा गांधी को क्यों ना यहाँ पर क्या बना दिया जाए, आपके पीएम बना देते। इंदिरा गांधी जी यहाँ पीएम बनी, लेकिन फिर 1967 में वापस चुनाव हुए आपके, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुमत कम मिला। कुछ लोग लड़ पड़े थे, झगड़ पड़े थे, ऐसी चीजें हुई थी। और कांग्रेस पार्टी के एक आदमी थे मोरारजी देसाई, वो थोड़ा सा क्या इंदिरा गांधी से नहीं चाहते थे, खुद को प्रधानमंत्री बनने का उनको था थोड़ा सा, तो वो बना नहीं पाए उनको, तो वो थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को किनारा करने लग गए। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद में आपके वापस चुनाव होते हैं 1971 में, 1971 के अंदर, मतलब 1970 के और 3 साल बाद ही 70 में करवा दी जाती है, सरकार बन जाती है। फिर इंदिरा गांधी आती है और 70 के बाद में आपको पता हो तो 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाती है देश के अंदर। 2 साल तक तो पूरा मामला ही आगे ठप कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि अगर यहां से लेके और हम यहां तक की बात करें, कौन सी पार्टी सत्ता में रही थी? कांग्रेस पार्टी। क्या विपक्ष के दिमाग में आया नहीं कि इसको हटाए कैसे? आया तो होगा ही। कई विपक्षी दल के लोग थे जो चाहते थे कि यार इसको कैसे भी हटाओ है, वरना मामला बैठेगा नहीं। तो उनको एक मुद्दा तो मिल गया इमरजेंसी का। लोगों को कहा कि ऐसे इमरजेंसी लगाएंगे, लोकतंत्र को मार दिया, लोकतंत्र का गला घोट दिया, तो अब तुम इसको वोट मत दो। इमरजेंसी के जस्ट बाद में इलेक्शन होते हैं 1977 में, 1977 में। इस चुनाव में 2 मुद्दे उठाए जाते हैं, ध्यान रखना। विपक्ष की पार्टियां, जिनमें से एक पार्टी थी जिसका नाम था जनता पार्टी। ये चीज हो गई, ये तो कांग्रेस का मामला हो गया। मैं आता हूं तीसरे स्टेप। अब मैं एक एक करके, फेज 1, फेज 2, अब आते हैं फेज 3। और बात आ जाती है 1977 की। 1977 के चुनाव हुए। चुनाव के अंदर कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस को हार मिली और एक सरकार बनाई एक वर्ग ने, जिस वर्ग का नाम था आपके, एक पार्टी ने जिसका नाम था जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, केवल जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी ने सरकार बनाई। जनता पार्टी में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मोरारजी देसाई को, जो पहले थोड़े कांग्रेस में थे, लड़ पड़े थे कि भाई ये वो मामला ठीक नहीं लगा था उन्हें इंदिरा गांधी की कुछ चीजें, उनका पर्सनल मुद्दा था जो भी था। जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बन गए आपके? मोरारजी देसाई। अब बात यह है यहाँ पर कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, यहाँ पर किस बेस पे बने थे? 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि ये जो इमरजेंसी लगाई सरकार ने, ठीक है, ये जो आपातकाल लगाया सरकार ने, ये उन्होंने कहा था कि गलत है और इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा। तो इंदिरा हटाओ देश बचाओ नारा, और यहाँ पे आ गया कि आपातकाल वाले जैसे ऐसी स्थितियां, अमानवीय स्थितियां हैं, ये वो, तो लोगों ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई कि ये ठीक नहीं था, आपातकाल गलत था, तो लोगों ने एक तो इस कारण वोट किए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में एक ऐसी जातियां हैं जो न तो एससी में आती है न एसटी में आती है, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, और वो जनरल में भी नहीं आती है, और वो जनरल के लोगों के बराबर भी नहीं है। ऐसी भी जातियां हमारे देश में मौजूद है, खासकर उत्तरी भारत में। उन सारे लोगों को इस दौरान, ये जो दूसरा फेज है, इस दौरान उन्होंने इकट्ठा किया और बार बार उन्हें कहा कि काम करो, तुम हमें वोट दो। जैसे जाट कम्युनिटी थी, उनको भी कहा कि तुम हमें वोट दो, हम सत्ता में आएंगे और तुम्हारी जो कौम पिछड़ी हुई है हम तुम्हें आरक्षण देंगे। ऐसे कई सारी जातियों को कहा गया। उन जातियों को भी ये लगा 1977 में, एक तो आपातकाल वाला मामला ही, नाराज है हम कांग्रेस से, दूसरा इनकी सरकार बनवा लेते, क्या पता आरक्षण मिल जाए हमें नौकरियों के अंदर। सरकार आ गई, मोरारजी देसाई ने जैसा कि वादा किया था कि भाई मैं आरक्षण दिलाऊंगा, तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि एक समिति का गठन किया। किसका गठन किया? एक समिति बनाई, क्योंकि सीधा तौर पे आप नहीं जा सकते, पहले समिति बनाओ, समिति को बोलो काम करे, रिपोर्ट दे, रिपोर्ट तैयार हो, तब पता चले किसको देना है किसको नहीं देना है। समिति बनाई गई और उस समिति का नाम रखा गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन, SEBC। सोशली मतलब सामाजिक, एजुकेशन का मतलब शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जो जनजाति है या जो जातियां हैं, उसके लिए कमीशन है, उसकी समिति। इसका एक और नाम था, इसका एक और नाम दिया गया था मंडल, इसका एक और नाम दिया गया था मंडल आयोग। क्या नाम दिया गया था? मंडल आयोग। मंडल आयोग नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इस समिति का अध्यक्ष जिस व्यक्ति को बनाया गया था उसका नाम था BP मंडल। क्या नाम था? BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कहाँ के थे? बिहार के थे, मुख्यमंत्री थे पहले बिहार के, फिर बाद में जनता पार्टी के साथ में ही थे। जब इनकी सरकार बनी तो इनको लगा कि BP मंडल ठीक आदमी है, इनको अगर हम अध्यक्ष बना देते हैं तो ये एक अच्छी खासी रिपोर्ट हमें तैयार करके दे देंगे, जिससे बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जो ना जनरल के हैं ना SC ST के हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, उनको आरक्षण मिल जाएगा। तो एक
समिति तैयार की और समिति को कहा भैया तुम बनाओ क्या, अपनी रिपोर्ट बनाओ। और अब इस रिपोर्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट बना दी 1980 में कि सर ये रही हमारी रिपोर्ट, ये हमारी रिपोर्ट तैयार है और इस रिपोर्ट में कुछ बातें लिख दी। क्या बातें लिखी समिति ने? समिति ने कई सारी चीजें लिखी। समिति ने कहा देखिए ऐसा है कि आपने मुद्दा तो उठाया था किसका, आरक्षण देने का, ठीक है, ये बात सही है। समिति ने कहा कि देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, इस पे आगे बढ़ दो यहां तक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पहला दूसरा तीसरा कदम, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं कदम आगे। चौथे कदम पे आती है आपके क्या, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम कह सकते हैं कि ये समिति के आपके क्या थे, सुझाव थे, जो वो सुझाव ही दे सकती थी, लागू नहीं कर सकती थी, उनका काम था केवल सुझाव देना, रिसर्च करके बताना। सुझाव में इन्होंने कहा कि वाकई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो SC ST में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पूर्ण रूप से क्या हुए, आपके पिछड़े हुए वर्ग है। और वाकई में थे, ऐसी बात नहीं थे, पिछड़े थे, खेती नहीं करने के लिए बात में थी, रोजगार नहीं था उनके पास में, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। शिक्षा का इतना योगदान उनके उसमें था नहीं। शिक्षा भी करे तो किसके लिए, एक लालच भी हो ना कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये चीज हो सकती है, लेकिन आरक्षण से क्या हो गया, थोड़ा उनको ये मिल जाएगा कि मोटिव भी आरक्षण है तो पढ़ लेते हैं, नौकरी लग जाएगी। ऐसा कुछ मामला यहाँ पे था और उन्होंने कहा ऐसी जातियां हैं। तो कहा कितनी जातियां हैं, लगभग इन्होंने कहा कि 4000 के आसपास ऐसी जातियां हैं पूरे देश के अंदर, जो एक अलग वर्ग बनाती है। और उस वर्ग को इन्होंने कहा कि हम नाम दे सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC। तो कि फिर क्या किया जाए, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए एक काम किया जाना चाहिए कि इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो रिपोर्ट में ऐसा कहा कि देखिए इन सभी को मिलाकर टोटल केंद्र स्तर पर कितना आरक्षण देना चाहिए, 27% आरक्षण, यानी 100 में से 27 सीटें तो केवल इन जातियों के लिए आरक्षित कर दी जानी चाहिए। जब ये सीटें आरक्षित की जाएंगी तो फिर मामला अच्छा पड़ेगा हमारा। कल आपको पता हो तो चौधरी चरण सिंह जी को एक भारत रत्न दिया है। चौधरी चरण सिंह जी ने इससे भी उठ के एक अलग बात कही थी, उन्होंने कहा था कि किसान के बेटे को आरक्षण दो, जाति का आरक्षण मत दो, जो किसान का बेटा है ना उसको आरक्षण दो उन नौकरियों में जो खेती को बढ़ावा देती है। तो वो बहुत अच्छी बात है वैसे, लेकिन वही एक इम्प्लीमेंटेशन में कई दिक्कतें उसकी आती है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी बात कही। तो कहा कि 27% आपको क्या देना पड़ेगा, आरक्षण। जनता पार्टी की सरकार ने कहा ठीक है आरक्षण हम दे देंगे, लेकिन 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। सरकार कैसे गिर गई, तो 2-3 जने थे आपस में लड़े हुए थे, जगजीवन राम जी थे, एक चौधरी चरण सिंह जी थे, एक आपके ये थे क्या नाम है मोरारजी देसाई, सबको प्रधानमंत्री बनने का मामला था, कुछ 2-2.5 साल तक मोरारजी देसाई रहे, फिर बाकी वाले दोनों आए और सरकार 1980 में गिर गई, क्योंकि आंतरिक रूप से जनता पार्टी मजबूत नहीं थी उस समय। तो पार्टी की सरकार गिरी और 1980 में चुनाव हुए, और मजे की बात 1980 में चुनाव वापस कौन जीती, इंदिरा गांधी। इमरजेंसी लगाई देश में, सब कुछ हुआ करे, लेकिन वापस चुनाव कौन जीती, इंदिरा गांधी। कारण क्या पीछे जीतने के, जनता भी चाहती है पार्टी आंतरिक रूप से मजबूत चाहिए, लीडर मजबूत होना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी पार्टी को वोट दें और पार्टी वाले आपस में लड़ते रहे मैं बनूंगा, ऐसा नहीं चाहिए। तो जनता को भी यही चाहिए, तो स्ट्रांग लीडरशिप वापस आई, कौन आई, इंदिरा गांधी। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, सारी टाइमलाइंस को समझते रहना। इंदिरा गांधी आई 1980 में, 1984 में आपको पता हो तो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, फिर राजीव गांधी बने और लगभग 1989 तक राजीव गांधी रहे। ये एक अलग फेज चला यहाँ पर। क्या इनमें से किसी ने इस रिपोर्ट को लागू किया, नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे को दरकिनार कर दिया कि नहीं हम लागू नहीं करने वाले। इसको लागू करने का मतलब है देश में दंगे भड़का देना। सीधी सी बात है, आप 27% आरक्षण कुछ जातियों को दे रहे हो तो बाकी वाले तो पूरे आ जाएंगे। पहले ही आपने 22% दे रखा है, 27% और दे दिया तो मतलब लगभग 50% आप आरक्षित कर रहे हो सीटें, तो बाकी वाले कहां जाएंगे। ऐसे करके मामला ज्यादा तूल पकड़ लेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार के लिए इसका नाम नहीं लिया। फिर क्या हुआ, इसके बाद में क्या होता है, एक कदम बढ़ते हैं हम आगे और आते हैं हमारे 5वें स्टेप पे। 1989 में फिर चुनाव होते हैं और इस बार चुनाव थोड़े गड़बड़ी टाइप के चुनाव थे। अब बीजेपी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी यहाँ से। 1984 के बाद से बीजेपी लगातार एक्टिव हो रही थी, राम मंदिर के मुद्दे उठा रही थी और 89 के अंदर बीजेपी की भी काफी सीटें आ गई थी।
क्या हुआ कि 89 के इलेक्शन में कुछ सीटें कांग्रेस के पास, कुछ सीटें बीजेपी के पास, कुछ सीटें जो अलग अलग दल बने हुए थे उनके पास। अब उन दलों के पास में ऐसे सीटें बट गई, किसी के पास में बहुमत है ही नहीं। बीजेपी को लगा कि भाई अगर हम किसी के साथ में मिलकर सरकार बना लेते हैं तो सरकार टूट जाएगी। कांग्रेस को लगा कि 100-150 सीटें शायद उनके पास में आई, तो लगा कि हम अगर सरकार बने हमारी सरकार भी टूट जाएगी। ऐसी गठबंधन की सरकार बनाने से बढ़िया सरकार बनाते ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे दूसरे दल थे जो जीत के आए थे, उनको लगा कि क्यों ना सरकार हम बना लें, जब ये बना ही नहीं रहे। तो उस समय क्या हुआ कि बीजेपी ने सपोर्ट किया, दूसरे वाले पार्टियों को कहा कि तुम गठबंधन कर लो और पार्टी बना लो, जीत लो और प्रधानमंत्री अपना नियुक्त कर लो, हम तुम्हें बाहर से सपोर्ट करने को तैयार है, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया उसी समय। उस गठबंधन का नाम दिया गया नेशनल फ्रंट। क्या नाम दिया गया? नेशनल फ्रंट नाम दिया गया उस गठबंधन का। अब गठबंधन बना के नेशनल फ्रंट में काफी 272 से ऊपर एमपी इकट्ठा हो गए और सबने कहा कि भाई प्रधानमंत्री किसको बना। अब देखो, ना तो कांग्रेस की सरकार ना बीजेपी की सरकार, नेशनल फ्रंट की सरकार बन रही है। और कहा कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो प्रधानमंत्री बनाया जाए भैया वीपी सिंह को। वीपी सिंह इस समय प्रधानमंत्री बने। कहां के थे वीपी सिंह? खुद यूपी के थे। ठीक है, यूपी के थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए, एमएलए भी लड़े हुए थे पहले इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जनता पार्टी के साथ में इनकी विचारधारा पूरी मेल खाती थी और वीपी सिंह बन गए यहाँ पे क्या? प्रधानमंत्री। अब असली मुद्दा यहाँ से शुरू होता। प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह के दिमाग में आया कि 1980 में एक रिपोर्ट आई पड़ी थी मंडल कमीशन की, मंडल आयोग की। अब उसको लागू करने का समय आ चुका है। अब क्या होता है इसको देखना। प्रक्रिया बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अब 1989 की बात है यहाँ पर। ये बने यहाँ पर, जस्ट उस रिपोर्ट को मंगाया गया और उस पर विचार विमर्श किए गए और 1990 का दौर आया। जस्ट इलेक्शन खत्म हुए, 1990 1990 शुरू हुआ। अब आ गए यहाँ पे मामला कहाँ पे? आपके छठे स्टेप पे। 1990 के अंदर ये सारी घटनाएं हुई। क्या हुआ? सबसे पहले राष्ट्रपति जी को कहा गया कि देखिए राष्ट्रपति जी, ऐसा ऐसा आरक्षण हम लागू करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति का धर्म बनता है कि भाई वो जो उनके संविधान में दिया हुआ है कि वो जाके लोकसभा और दोनों सदनों को क्या करे, इसके बारे में बताए, इसकी घोषणा करे। तो राष्ट्रपति ने पहले तो घोषणा की उसकी, कहा कि इस प्रकार 27% आरक्षण हम लागू करने वाले। आरक्षण लागू करने के लिए बिल पूरा पास करना पड़ेगा, संविधान में भी संशोधन करने पड़ेंगे, सब चीजें करनी पड़ेगी। तो मतलब लोकसभा राज्यसभा सबसे होके निकलेगा वो। तो कहा कि भाई राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी। एक काम ये, जैसे राष्ट्रपति जी ने घोषणा की, इस बिल को लाया गया आपके कहां पे? लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में बिल को पारित कर दिया गया। सबने देखा, लगा कि ठीक है मामला, और आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, अब विरोध भी करे कौन? विरोध करने का मतलब सारी जातियों से दुश्मनी लेना, कोई भी वोट नहीं देगा आपको। ये भी होता है ना, अभी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, पता होता आपको। आंतरिक रूप से भले छोटा मोटा कर ले, बट डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि कहा विरोध किया तो सीधी सी बात, जनरल का एक भी आदमी वोट नहीं देगा। तो उस समय पार्टियों ने विरोध नहीं किया, तो लोकसभा में गया, लोकसभा से पारित हो गया, पहुंच गया कौन सी सभा में? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में भी सभी सांसदों ने इसको पढ़ा और राज्यसभा से भी क्या करवा दिया? इसको पारित। राज्यसभा से पारित करवा दिया। अब देखिए, जब ये राष्ट्रपति की घोषणा थी, तब ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या था? आपके विधेयक था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? बिल। पहले घोषणा हुई, फिर लोकसभा में लाया, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में लाया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए होता है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुमत देके पारित किया। राज्यसभा से पारित होने के बाद में वापस किसके पास पहुंचता है? आपके राष्ट्रपति के पास में ये पहुंचा, और राष्ट्रपति ने अपने इसके ऊपर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए गए। और हस्ताक्षर करते ही बिल बन गया आपके क्या? अधिनियम। और अधिनियम को हम आपके क्या कहते हैं? एक्ट। ये बन गया एक्ट यहां पर। अब पूरे देश में खबर फैल गई कि राष्ट्रपति ने ऐसे हस्ताक्षर किए हैं, या फिर लोकसभा राज्यसभा में एक ऐसा बिल पारित हुआ जो आरक्षण और दे रहा है। अब नौकरियों में आरक्षण और ज्यादा बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है विरोध भी आएगा कहीं से। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ साथ में एक का काम पूरा हो जाता है, और ये काम यहां पर किसका पूरा हो जाता है? विधायिका। विधायिका का काम पूरा। कानून बनाने का काम था, समिति बना ली, समिति को कहा रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट लाने के बाद में लगा कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए।
विधेयक लाए, लोकसभा से पारित करवाए, राज्यसभा से पारित करवाए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा दिए, और हस्ताक्षर करवाते ही विधायिका का काम पूरा हो गया। विधायिका का काम क्या था? बिल जो था उसको क्या बनाना? अधिनियम बनाना। एक काम हो गया पूरा। हाँ बैठो सर, सारी चीजें बताओ, पहले तुम प्रोसेस तो समझो। मैं अभी बीच में 10-20 नाम लूंगा, उसमें फिर तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मामला यहां पर हुआ और विधेयक बन गया क्या? आपके अधिनियम। अब यहां से पारित हुआ, ये मामला आपका कब का है? 1990 का पारित हुआ। विधायिका का काम पूरा। तो आपको एक बात समझ में आई कि विधायिका ने किस तरीके से काम किया? ये क्लियर हो गया कि विधायिका इस तरीके से काम करती है। अब अधिनियम बन चुका था। अब क्या करना था? अधिनियम को लागू करना था। क्या करना था? 5 कदम पे हम पहुंच चुके हैं। आ जाते हैं हम हमारे छठे कदम के ऊपर। 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट पे आ जाता है। अब इसको क्या करना है? लागू। लागू करने की जब बात आती है तो देखिए, साइन किसके हो चुके थे? राष्ट्रपति के। तो यानी राष्ट्रपति के नाम से ही लागू होगा कि भाई राष्ट्रपति का आदेश है। अब भले लोकसभा ने पारित किया हो, मैंने आपको समझाया था कि भाई राष्ट्रपति के नाम से ही सारी चीजों को क्या किया जाएगा? लागू। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये मामला चला जाता है सीधा का सीधा राजनीतिक कार्यपालिका के पास में। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? मंत्री परिषद जो अपने मंत्रालय में बैठे हुए हैं। अब आरक्षण लागू करना है तो किसी एक मंत्रालय को देना पड़ेगा। ये तुम्हारा ऑर्डर है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, अब तुम इसको क्या करो भैया? लागू करो। तो हमने क्या किया? राजनीतिक कार्यपालिका के पास में भेजा। राजनीतिक कार्यपालिका से मेरा क्या मतलब है? मैं किस मंत्रालय की बात कर रहा हूं? उस मंत्रालय का नाम है आपके लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय। इस मंत्रालय के ऊपर जो मंत्री बैठे होंगे वो क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका ही तो है। वो विधायन उसमें जब थे तब तो वो विधायक का काम कर रहे थे, क्या आपके विधायिका का काम कर रहे थे, लेकिन वहां से उठ के अब आ गए, यहाँ बैठे हैं इस मंत्रालय के पास। क्योंकि ये मंत्रालय क्या करती है? देश में जितनी भी सरकारी चीजें सेवाएं होती है उनके अंदर उनको भर्ती करने का काम, रिक्रूटमेंट के उनके काम, जो आगे उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी उसके काम, वो सारे कौन सा मंत्रालय देखता है? लोक शिकायत एवं कार्मिक विभाग वाला मंत्रालय। इस हाँ क्या, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, शिकायत हाँ हाँ जल्दी जल्दी में लिख दिया। तो लोक शिकायत वाला जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय को भेज दिया गया एक चीज। अब इस मंत्रालय के पास में जब गया ये मामला, इस मंत्रालय में जो मंत्री जी थे उनको कहा भाई आदेश आ गया, आपको करना लागू। मंत्री जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और भेज दिया विभाग को। उसके अधीन विभाग होता है। कहा विभाग वालों का भाई ऊपर से आदेश आया, इसको लागू करना है। ये तो होगी राजनीतिक कार्यपालिका। अब आ जाओ स्थायी, याद आई? ठीक है, इससे एक कदम आगे बढ़े तो कौन सी पालिका आ जाती है? स्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका का मेरा मतलब है यहाँ पे एक विभाग था और उस विभाग का नाम भी क्या था? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। कौन सा विभाग? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का जो लगभग अध्यक्ष होता है, कौन होता है? अध्यक्ष। उसे चीफ सेक्रेटरी भी कह सकते हो, सेक्रेटरी भी कह सकते हो, अध्यक्ष होता है। वो कौन होता है? लगभग कोई आईएएस होता है। कौन होता है? कोई आईएएस होता है। धीरे धीरे पदोन्नति होते 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 मंत्रालय का एकदम सचिव बन जाता है। उस आईएएस ने, वो जो अध्यक्ष था यहाँ पे, उसने कहा कि भाई ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, अपने को तो लागू करना है। इस अध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के साथ कहा भैया इस चीज को क्या कर दिया जाए? लागू। कि अब जितनी भी भर्ती हम निकालेंगे उसमें 27% सीटें किसके लिए रखनी है? ओबीसी के लिए। ये काम किसका यहाँ पे पूरा हो गया? आपके यहाँ किसका काम पूरा हो गया? कार्यपालिका का काम पूरा हो गया। विधायिका का काम देखा, कार्यपालिका का काम देखा। कार्यपालिका ने इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्या अध्यक्ष ने अपने हिसाब से लागू किया इसको? नहीं। कहां से ऑर्डर आया उसके पास में? मंत्रालय से ऑर्डर आया। मंत्रालय का विभाग था, मंत्रालय से ऑर्डर आया। क्या अकेले मंत्रालय ने अपने हिसाब से इसको लागू कर दिया? नहीं। कहां से ऑर्डर आया? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति जी ने अकेले ने अपने साइन कर दिया और काम हो गया? कहां से ऑर्डर आया राष्ट्रपति जी को? तो राष्ट्रपति जी का मामला कहां से आया? लोकसभा और राज्यसभा। क्या लोकसभा में अकेले प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि ये चीज होगी? नहीं। पूरी लोकसभा और राज्यसभा ने तय किया और उससे पहले उन्होंने क्या बनाई थी? आपकी एक समिति बनाई थी।
समिति पूरा सुझाव रिपोर्ट सब दी, उसके बाद में धीरे धीरे सब चीजें धीरे डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन चीजें धीरे धीरे साफ तौर पे सबकी सहमति के साथ आएगी। अब यहाँ पे ये मामला हो चुका और ये कार्यपालिका का काम हो गया और वर्ष 1990 में हमारे देश के अंदर ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया और इस आरक्षण के हिसाब से अब जब भी भर्ती आएगी तो एक 15% सीटें एससी की, 7.5% सीटें एसटी की और ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से 27% सीटें ओबीसी की, यानी कि 49.5% सीटें क्या रहेंगी आपके आरक्षित रहेंगी, आरक्षण रहेगा। 100 पद आ रहे हैं तो 50 पहले से ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व है, बाकी बच्चे 50 वो जनरल के लिए नहीं, वो अनरिजर्व है। कोई आदमी अगर एससी का है और टॉपर है तो वो एससी कैटेगरी का यूज थोड़ी ले रहा है, वो तो टॉप में चला गया, तो पीछे सीट कोई और भरेगा। फिर कोई एसटी का है, टॉपर है, ऊपर चला जाएगा अनरिजर्व्ड में, वहां तो कोई भी फाइट कर सकता है, वो सबके लिए खुला है। तो ऐसे करके आरक्षण यहाँ पर लागू कर दिया गया और ये चीज अब ये मुद्दा देश के अंदर भड़काऊ हो गया पूरा भयंकर रूप से। 1990 में वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई, सरकार का मामला गिरा, नई सरकार बनी कांग्रेस की, पीवी नरसिम्हा राव उस समय बने हमारे प्रधानमंत्री और ये मुद्दा इतना तूल पकड़ गया कि देश में दंगे फैल गए, देश हड़ताल पे चला गया पूरा। क्यों? क्योंकि लोगों को नफरत थी, गुस्सा था कि ऐसे आप आरक्षण दोगे तो फिर हमारा बचेगा क्या पीछे। इस तरीके से आपने आरक्षण दे दिया और फिर क्या होता है कि एक वकील लेडी थी जिसका नाम था इंदिरा साहनी। क्या नाम था? इंदिरा साहनी। विधायिका का काम हो गया, कार्यपालिका का काम हो गया, दोनों हो गए। अब लोगों को बात पसंद नहीं आई, हमें सेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आओ तीसरे पे, तुम्हारा मुद्दा सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 8वां और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ किसकी? न्यायपालिका की। देश में इतने बड़े स्तर पे दंगे फैले और लोग बार बार उसको पढ़ने लगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या, किन बेस पे आरक्षण दिया गया, क्या जातिगत आधार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, 27% आरक्षण जायज है कि नहीं है। ऐसे तो आज आपने 50% किया, कल आप 90% पे पहुंच जाओगे। ऐसे सारे मुद्दों को लेके और लोगों में बड़ा गुस्सा था। लोगों ने कहा कि विधायिका तो खुद ने लागू किया है, कार्यपालिका ने तो अपने हिसाब से जो विधायिका के काम आए थे वो सारी चीजें अपने हिसाब से लागू कर दी है। हमारे पास में ऑप्शन बनता है न्याय का, कहाँ पे? न्यायपालिका में। चलो न्यायपालिका पे एक वकील थी जिसका नाम था इंदिरा साहनी। क्या नाम था? इंदिरा साहनी। सुप्रीम कोर्ट गई और इंदिरा साहनी ने कहा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सीधा सा उसने ये लिखा, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को लगता है मौलिक अधिकारों का हनन, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहा कि क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इंदिरा साहनी ने कहा देखिए सबसे पहली चीज तो दिक्कत ये है कि हमारे संविधान में एक बात लिखी हुई है, समानता। क्या लिखी हुई है? समानता। और आप आरक्षण लागू कर रहे हो, समानता कहां है? चलो एससी एसटी का ठीक था, कर दिया एक बार हम समझते हैं। अब आप 27% मतलब 50% सीटें पहले से रिजर्व रख रहे हो, तो समानता कहां से स्थापित होगी देश में? अनुच्छेद 15 हमारा ये कहता है भेदभाव नहीं करना है, 14 भी समानता की बात करता है, 16 भी कहता है। तो आप जब ऐसी चीजें कर रहे हो तो ये कहां से मामला लागू हो गया? समानता के खिलाफ है, समानता के अधिकार के खिलाफ है ओबीसी को आरक्षण देना। एक तो चीज ये लिखी। दूसरा इन्होंने कहा कि जाति कोई आधार नहीं है इस बात का कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है या कोई परिवार शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, या जाति कोई आधार नहीं बनती है कि किसी न किसी को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। जाति कोई आधार ही नहीं, निराधार बात है। आप इन आधारों के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते, ये इंदिरा साहनी ने कहा। अब बताओ इसके तर्क सही थे गलत थे? इसमें सारे तर्क इसके सही बैठे कि भाई क्या क्या चीजें हुई करी थी तो सीधा दे दिया। दूसरा इन्होंने एक और चीज कही कि देखो तो समानता के खिलाफ, जाति के खिलाफ, जाति आधार हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसे उन्होंने कहा कि जनरल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामाजिक रूप से परिवार इनके पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए बैठे हैं, तो आप ऐसे किन आधारों के ऊपर दे रहे हो? एक चीज। दूसरा इन्होंने एक और चीज कही कि हमारे जो आरक्षण देने के बाद में सार्वजनिक कार्यालय है, सार्वजनिक कार्यालय में समझते हो? सार्वजनिक कार्यालय का मतलब क्या है? पब्लिक ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी ऑफिसेस। अगर के आपने इस हिसाब से आरक्षण लागू किया तो देखिए ये सीधी सी बात है कि सार्वजनिक कार्यालय जो हमारे हैं इसकी जो एक कार्य क्षमता होती है, इस कार्य क्षमता में एक बड़ी मात्रा में क्या आएगी? आपके
हम ही आएगी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को वहां पे ले रहे हैं जिनको पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं आता, केवल और केवल आपके आरक्षण के चक्कर के अंदर कम नंबर लाके भी वो उसके अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारी पब्लिक ऑफिसेस जो है एफिशिएंसी की रिस्क के ऊपर है। ये इंदिरा साहनी ने तर्क रखे किसके सामने? कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने मुद्दा गया। ये बात है 1992 की। कब की? 1992 की। अब 1992 में कोर्ट के सामने मामला गया, मुद्दा बढ़ा, देश पूरा भड़का हुआ, ऊपर से ये सारे टॉपिक और आ रहे हैं, और भी बहुत चीजें थी। 9वीं क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्या क्या मामला था। वहां पे बैठे, अब कौन जज? 5 जज की बेंच बैठी, 5 जज बैठे एक साथ, कि भाई ऐसे फैसला होगा नहीं, 5 बैठो कम से कम, तो मिलकर इस मुद्दे को सॉल्व करें। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और कितने जज बैठे आपके? 5 जज या 5 न्यायाधीश की एक बेंच बैठी, और 5 जज ने पूरे मुद्दे को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में कहा इंदिरा साहनी को कि अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ठीक है, लिखा हुआ है कि हमारे देश में समानता का मामला है, लेकिन अगर आप अनुच्छेद 16 को पढ़ोगे तो उसमें यह दिया हुआ है समानता है, लेकिन अगर सरकार किसी वर्ग को उठाने के लिए कोई दूसरे प्रयास करती है आरक्षण जैसे, तो वो समानता का हनन नहीं माना जाएगा। तो वो समानता का हनन नहीं माना जाएगा। अगर सरकार इस तरीके का कोई प्रयास करती है तो समानता का कहीं पे हनन नहीं माना जाएगा। ऐसा हमारे अनुच्छेद 16 के अंदर लिखा हुआ है, और कहा कि समानता के भी कई सारे आयाम होते हैं, तो समानता का तो किसी भी प्रकार से कोई हनन नहीं होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ, वाकई में लिखा हुआ, अनुच्छेद 16 को आप पढ़ोगे ना, अभी अगले पाठ में आएगा, लेकिन हालांकि आपके इतने डिटेल में नहीं है। वहां लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगर कोई पिछड़े हुए लोग हैं तो सरकार उनके लिए आरक्षण जैसी नीतियों का बंदोबस्त कर सकती है। तो उन्होंने यही कहा कि अब सामाजिक और इससे पिछड़े हुए, सीधी सी बात, आरक्षण का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? समानता के हनन है ही नहीं ये तो। और जबकि ओबीसी की आरक्षण आप देखोगे तो लगभग उस समय उस रिपोर्ट में भी बताया था कि देश की लगभग 45 से 50% आबादी ओबीसी की है, तो 50% ओबीसी की आबादी को 27% आरक्षण दे दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? एक हिसाब से लागू करवा दिया, तो ये बोल दिया कि समानता का तो कहीं पे भी हनन नहीं है। आपके सोचने के समानता का तरीका अलग है, हमारा अलग है, हमारा वाला सही है। इसी से ही समाज में न्याय स्थापित हो सकता है। एक हिसाब से हम इसी से ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को बाहर आगे लेके आ सकते हैं। तो कहा भाई ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखिए, ये जो शब्द है जाति, प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है, भेदभाव का सबसे बड़ा आधार ही यही है। जाति भेदभाव का आधार नहीं है हमारे देश में। आप भी ऐसे कोई अगर ये कहते हैं कि जाति से कोई भेदभाव होता ही नहीं हमारे देश में, मैं तो कहूंगा मूर्ख हो आप। भयंकर स्तर पे होता है, शहरों में शायद थोड़ा कम होगा, ग्रामीण स्तर में बड़े स्तर पे होता है। तो कहा कि आप इस बात से कैसे मुंह फेर सकते हो कि जाति सामाजिक पिछड़ेपन का आधार नहीं हो सकती है। आप एससी एसटी वालों के घर में जाके देख लो किन क्षेत्रों में वो रहते हैं, ओबीसी वालों के वहां पे जाके देख लो उस समय वर्तमान के, भाई उनके किन क्षेत्रों में वो रहते हैं। क्या उनको समाज के मेन हिस्से मुख्य अंगों के साथ में रहने भी दिया जाता है? नहीं। अगर समाज के मुख्य हिस्सों के साथ में नहीं रह सकते वो लोग, तो वो लोग साक्षर कैसे बनेंगे? वो लोग शिक्षा कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि तुम तो उन्हें स्कूल में भी नहीं पढ़ने दे रहे हो, साथ में नहीं बैठा रहे हो। तो जाति कैसे भेदभाव का आधार नहीं हो सकती है यार? तो इंदिरा साहनी की दूसरी बात को भी काट दिया कि जाति सामाजिक और साक्षरता शिक्षा के रूप में पिछड़ी हुई हो सकती है, और अगर सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जाति है अगर कोई, तो संविधान ये प्रावधान देता है कि सरकार उनके लिए क्या लागू कर सकती है? आपके आरक्षण लागू कर सकती है। इसीलिए आरक्षण सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यालय, ठीक है, सार्वजनिक कार्यालय की क्षमताएं अपने आप समय के साथ में बढ़ जाएंगी। फिर क्या कहा कि ऐसे तो अगर आप आरक्षण देते रहोगे तो ये देखो 50% तक तो ये मामला हो ही गया है कि ऐसे तो कल आप और नहीं जाती ले आओगे, 70 80 100% पूरे कर लो ना, फिर बाकी वाले मुंह ही हटा देंगे, हमें मतलब ही नहीं कुछ इससे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, 50% आरक्षण की सीमा है। क्या है? सीमा है। जो भी लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो भी लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन सब की आरक्षण की एक सीमा है, टोटल मिलाकर उनको 50% आरक्षण तक ही दिया जाएगा, इससे 1% भी ऊपर नहीं आरक्षण मिलेगा। ये लास्ट एंड फाइनल जजमेंट था। अब आपको किसी जाति को आरक्षण देना है तो या तो उसको एससी का बनाओ या एसटी का बनाओ या ओबीसी का बनाओ, अलग से कोई नया वर्ग बना के आपको कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है यहाँ पे।
आई बात समझ में? अलग से कोई भी वर्ग नहीं मिलने वाला है, तो ये 50% की लिमिट यहां पर लगा दी। आई बात समझ? न्यायपालिका ने सही मुद्दा सुनाया, फैसला सही था, सारे तर्क आपके सामने रख दिए मैंने, और न्यायपालिका ने कहा कि इस पूरे फैसले को क्या कर दिया जाए, अब लागू कर दिया जाए। ये तीनों के बीच की डिस्प्यूट ऐसे सॉल्व हुआ, और 1992 में ओबीसी का आरक्षण हमारे देश में क्या हो गया, लागू, तब से चला ही आ रहा है। लेकिन एक और मुद्दा हमारी सरकार में उठा, 5 मिनट हो तो समझो। इसके बाद एक और मुद्दा उठा, मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात कही। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और कितने प्रतिशत दिया, 10%। 10% मोदी सरकार ने आरक्षण दिया। मोदी सरकार ने बिल पास किया, यही भी समझा दो साथ में। मोदी सरकार ने क्या किया, कहा कि 10% आज से आरक्षण उन जनरल के लोगों को, जो जनरल में आते हैं, उन जनरल कैटेगरी के लोगों को जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, इसका मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से जनरल के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम है, जिनका आपके घर का जो मामला है वो कुछ इन्होंने बता रखा है, इतने स्क्वायर फीट से कम है, खेती नहीं है, जमीन नहीं है उनके नाम पे कोई भी, ये सब, तो वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मौका चाहिए, तो उनको मौका पर्याप्त कैसे देंगे, आरक्षण करके देंगे, तो 10% आरक्षण उनको दे दिया। तब कोर्ट में चैलेंज किया गया, 50 और 10 कितने प्रतिशत हो गए, 60, या फिर मैं आपको करूं तो 59.5%, क्योंकि 59 उसको मैं लिख रहा हूं। तो लोगों ने चैलेंज करने गए कि इंदिरा साहनी केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, 50% से ऊपर लिमिट होनी ही नहीं चाहिए, तो आरक्षण लागू ही नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट थोड़ी बदलेगा अपना फैसला। तो कोर्ट के पास में गए कि देखो ये जो ईडब्ल्यूएस इसमें और लागू कर दिया ना, यानी एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई और ईडब्ल्यूएस हो गया, ये मिलकर 50% की सीलिंग क्रॉस कर रहे हैं, तो इस आरक्षण को खारिज कर दिया जाए हाथों हाथ। सरकार का फैसला ही सही नहीं है। न्यायपालिका पहुंच गए, न्यायपालिका में सरकार को बुलाया गया, कहा कि देखो ये तो गलत है, ये तो मामला ही ठीक नहीं है, तो आपने ये इनको आरक्षण दिया कि ईडब्ल्यूएस को 60% की लिमिट जा रहा है, तो आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन सरकार ने कहा सर क्यों नहीं मिल सकता, आपने क्या कहा कि 50% की सीमा है। कहां 50% की सीमा है, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आरक्षण देने की सीमा कितनी है, 50%। तो न तो हमने सामाजिक आधार पे दिया, न शैक्षिक आधार पे, हमने तो कौन से आधार पे दिया, आर्थिक आधार पे दिया, इस पे तो आपने कोई सीमा कभी नहीं लगाई थी। कोर्ट ने कहा बात सही है, तो ये आरक्षण क्या हो गया। आई बात समझ में? ऐसे चलता है मुद्दा।